नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पति पत्नी के बीच तीसरा, गृहस्थी का नाश। बड़ी भाग दौड़ व पैरवी पैगाम के बाद निलय का स्थानांतरण होशियारपुर से महुआ चौक खड़हड़ा के लिए हुआ था। इस स्थानांतरण के लिए उसने कहां कहां पैसे खर्च नहीं किए। बीसीओ मर्तबा हायर अथॉरिटी की जी हुजूरी करनी पड़ी उसे। एक चपरासी से लेकर बाबू साहब तक के दरवाजे खटखटाने पड़े। इतनी जद्दोजहद के बाद भी उसका स्थानांतरण महुआ चौक खड़हड़ा संभव हो पाएगा, विश्वास न था। विभाग की ओर से किसी तरह का रिस्पांस नहीं लिए जाने की वजह से वह उदास हो चुका था। धीरे धीरे अपना पेंशन भी खोने लगा था वह। अचानक एक दिन उसके हाथ स्थानांतरण की चिट्ठी प्राप्त हुई। वह खुशी से पागल हो उठा। ऊपर वाले ने उसकी सुन ली। परमात्मा लाख लाख तेरा धन्यवाद। काफी दिनों तक होशियारपुर में रहते रहते उसका मन उब चुका था। एक गैर मर्द के साथ पत्नी सरला की लगातार बढ़ रही घनिष्ठता उसकी चिंता की सबसे बड़ी वजह थी। उसके भावी जीवन में एक बड़े भूचाल की आशंकाएं दिन व दिन बलवती होती जा रही थी। लघु सिंचाई विभाग होशियारपुर में सीनियर ड्राफ्टमैन के पद पर काबिज था निलय। वेतन के अलावा ऊपरी आमदनी भी अच्छी थी, किंतु मेहनत दिन रात का फुर्सत का क्षण मानो उससे कोसों दूर था। घर पर पत्नी व बच्चों का समय कैसे व्यतीत हो रहा होगा, कब किसे किस चीज की दरकार हो रही होगी, घर पर किसकी आवाजाही कब और किस रूप में हो रही होगी, सर्वथा इससे अनभिज्ञ रहता। रिंकी व पुष्पा पापा के प्यार भरे चुंबन को तरस जाती। नीला करता भी तो क्या करता। जीवन में सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही पेट भरने वाला नहीं। पैसे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आगे बढ़ने के लिए। पैसे ना हो तो अपने भी बुरा भला कहने से चूकते नहीं। गांव में रहने वाले बूढ़े माता पिता व बहनों के अलावा कई अन्य रिश्तेदारों की तकरीबन सारी जवाबदेही उसे ही निभानी पड़ रही थी। दो छोटी छोटी बहनें अब तक अनब्याही थी। पढ़ने लिखने से लेकर तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल उसे ही रखना पड़ता था। लड़कियों की अधिक उम्र से गांव देहात में छीटाकंसी के अप्रत्यक्ष प्रहार भी झेलने पड़ते हैं। यह दीगर बात थी कि नीलय की बहनें उम्र की उस दहलीज तक नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से माता पिता अभिभावकों को शादी ब्याह के मामले में शर्मसार होना पड़े। पति की परेशानियों से सरला अबूझ नहीं थी। तमाम तरह की समस्याओं परेशानियों के बीच पति के सुख दुख का ख्याल रखना उसका परम कर्तव्य था। इतना अवश्य था कि सिर्फ पैसों के पीछे किसी इंसान का भागना सरला के आचरण व सिद्धांत के खिलाफ था। किंतु करे भी तो क्या करे। निलय को समझाना टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। पापा के प्यार व चुंबन के लिए तरसती बच्चियों को बहला फुसला कर रखना सरला की शायद नियति बन चुकी थी। उसे ज्ञात था बच्चियों की परेशानियों से पति को अवगत कराने पर खरी खोटी उसे ही सुननी पड़ेगी। इन सब बातों के लिए निलय से बात करना व्यर्थ था। तमाम बातों का एक ही जवाब हुआ करता, आखिर किस बात की कमी है। पैसे कमाता हूँ किसके लिए। सारे पैसे खुद ही तो नहीं डकार जाता। पैसे तुम्हें ही तो देता हूँ, फिर मनमुटाव किस बात की। बच्चों की देखभाल माँ ही तो किया करती है। सरला समझ चुकी थी निलय से बहस करने का अर्थ ढेकी से सर टकराना है। आपसी झड़प से बेवजह तनाव की स्थिति बनी रहेगी। इससे जहां एक ओर उसका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, वहीं इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। सैकड़ों मील दूर गांव में रह रहे सास ससुर व नंदों को क्या पता कि शहर में उसका अपना जीवन किन किन शर्तों की बुनियाद पर टिका है। बूढ़े सास ससुर को जब इस बात का इल्म होगा तो उन्हें भी तकलीफ होगी। घर की बात बाहर जाने से लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उपरोक्त का मन ही मन मंथन करती सरला मुंह बंद रखने में ही अपनी भलाई समझ रही थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। निर्धारित गति से अपने गंतव्य तक वह आगे बढ़ता ही जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं जल्द अपनी युवा अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं।
नीलय की दोनों बहनें कब विवाह योग्य हो गई पता ही नहीं चला। दो दो बहनों की शादी व माँ बाप की मौत के बाद उनके श्राद्ध कर्म से उबर चुका नीलय अपनी थकान मिटा रहा था। रिंकी व पुष्पा भी पहले से बड़ी व समझदार हो चुकी थी। पापा को तंग करने की आदतें उनके मन से जाती रही। बच्चियां अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी। बच्चियों के रिजल्ट से सरला काफी प्रभावित थी। घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रहा था, आखिर यह सब हो भी क्यों ना। ऐसो आराम की कोई वस्तु नहीं बची थी जिसकी कमी का दंश झेलना पड़ रहा हो। दैनिक जीवन के उपयोग की तमाम वस्तुओं के अलावा विलासिता की सारी सुविधाएं मौजूद थी। क्वार्टर भी अच्छा खासा था। आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी भोले भाले व शिष्ट आचरणी थे। पूरी कॉलोनी एक परिवार की तरह था। अपने सरल व्यवहार व दूसरों के सुख दुख में शरीक रहने वाली सरला काफी लोकप्रिय थी। कॉलोनी में नाम के अनुरूप उसमें मौजूद थे रूप व गुण, आनंद, विषाद के क्षणों में कॉलोनी की महिलाओं का पहला हक सरला पर ही बनता था। उधार पैंचा की बात हो या फिर अन्य सहयोग की बात, बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी इनमें। बच्चों को स्कूल भेजने व दिन भर के काम से फारिग होने के बाद पड़ोसियों के सुख दुख में ही गुजारा करता उसका अधिकांश वक्त। घर गृहस्थी के कार्यों से फारिग हो महिलाएं अक्सर एक दूसरे की आप बीती व खट्टे मीठे अनुभवों से रूबरू होने का प्रयास नहीं छोड़ती। आपसी रिश्तों में कटुता हो, प्यार मोहब्बत या फिर आर्थिक तंगी की हालत, खोलकर एक दूसरे के बीच अपनी अपनी बातें रखने से उनमें आत्मीय संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जो अपने से प्रतीत होते हैं उनके बीच दिल की बातें उघार कर रख दी जाती है। एक दूसरे के हिस्से में प्राप्त दुख दर्द में शामिल होकर महिलाएं खुद को तब काफी तनाव मुक्त पाती हैं। जिस क्वार्टर में बच्चों के साथ सरला रहा करती थी, मात्र 50-60 मीटर की दूरी पर पत्नी व बच्चों के साथ गायकवाड़ जी निवास करते थे। गायकवाड़ जी किसी दूसरे विभाग में एक अच्छे ओहदे पर काबिज थे। उनकी पत्नी मिताली गायकवाड़ से सरला की कुछ ज्यादा ही बनती। उम्र व अनुभव में वे जो बड़ी ठहरी। यही कारण था सरला के घर के पल पल की खबर से मिताली गायकवाड़ रूबरू थी। औरतें चाहे जितने बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हों, शंकाओं से खुद को अलग नहीं कर पाती। मिताली गायकवाड़ सामान्य महिलाओं से ज्यादा होशियार व तेज तर्रार थी। दूसरे घरों की समस्याओं को सुनने व उस पर अपना पक्ष रखने में उन्हें जो खुशी मिलती वर्णन नहीं किया जा सकता। पड़ोसियों से बातचीत के दरमियान गायकवाड़ जी की चर्चा और उनकी बड़ाई करना उनका सगल बन चुका था। दूसरी महिलाओं के पेट की बातें लेना व उस पर अपना असंवैधानिक कमेंट देना पड़ोस की दूसरी कुछ महिलाओं के गले नहीं उतर रहा था। इस तरह जहां एक ओर सरला के लिए वह आदरणीय थी, वहीं दूसरी ओर कई कई महिलाओं के बीच कम अलोकप्रिय भी नहीं। दूसरे के घरों में जिन महिलाओं को दखलंदाजी की आदतें नहीं होती, मिताली गायकवाड़ की उनसे नहीं पड़ती। अपने पतिदेव की गुणगान व नीलय के विरुद्ध सरला के मन में घृणा का वातावरण बनाए रखना मिताली गायकवाड़ की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उठना बैठना, खाना पीना, यहाँ तक कि तमाम कार्यों में पत्नी से सहमत हुए बिना गायकवाड़ जी कोई कदम नहीं उठाते। सरला को जलाने के लिए ऐसा मंत्र वे समय असमय अल्पाती रहती। नीलय के विरुद्ध सरला को बरगलाने के पीछे उनका क्या मकसद रहा होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं। पड़ोसन से प्रतिदिन फिजूल की बातें सुन सुनकर सरला के कान पक चुके थे। व्यक्तिगत रिश्तों में भी बिना सुझाव दिए वे रह नहीं सकती। नीलय से उन्हें क्या लेना देना। मेरे उनके बीच किसी तरह का कोई संबंध भी नहीं, तो फिर उसके पति की शिकायत के पीछे की योजना क्या है। माथे पर बल दिए खुद से ही सरला सवाल किया करती और खुद ही उसका हल ढूंढा करती। किसी के पारिवारिक जीवन में आपसी कलह पीड़ा के बीच किसी तीसरे का उस पर अपना विचार थोपना क्या असंवैधानिक नहीं। कहीं न कहीं कोई बात अवश्य है।
वरना किसी को क्या पड़ी है कि वह दाल भात में मुसलचंद बनने की जुर्रत करे। रोज रोज एक ही बात के दोहराव से किसी भी मनुष्य की मन स्थिति में बदलाव का वातावरण तैयार हो ही जाता है। सरला न तो किसी आर्थिक परेशानी के बोझ तले दबी थी और न ही वह शारीरिक अथवा मानसिक शोषण का शिकार थी, जिसकी वजह से उसके समक्ष एकांत जीवन जीने की समस्या आन पड़ी हो। हाँ, यह अवश्य था कि एक परिवार के वैचारिक व सामाजिक सरोकार में मुखिया की भूमिका से शनय शनय दूर होता जा रहा था निलय। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में रिश्तों का जो अटूट बंधन होना चाहिए था, पिछले कुछ वर्षों से उसमें देखी जा रही थी न समझ पाने वाली भारी गिरावट। श्रेष्ठता के मानसिक द्वंद्व में बौद्धिक रूप से खुद को परिपूर्ण समझने वाली महिलाएं दूसरों को हमेशा पराजित करने की कर बैठती हैं। गृहस्था जिनका दाम्पत्य जीवन खुद ही उथल पुथल भरा हो, वैसी महिलाएं नहीं चाहती कि उनकी आंखों के सामने श्रेष्ठ जीवन जीने की योग्यता कोई और साबित करे। पड़ोसी मिताली गायकवाड़ की बातें सुन सुनकर सरला खुद को काफी तन्हा महसूस करने लगी थी। पति से दूर रहने व स्वतंत्र जीवन जीने के टिप्स श्रवण सुख तो अवश्य दे रहे थे, किंतु ग्रेजुएट सरला पति पत्नी के बीच मधुर रिश्तों में खटास पैदा करने की मिताली गायकवाड़ की मंशा से भी अनभिज्ञ नहीं थी। नाउम्मीदी वाली लगातार कोशिश के बावजूद भी मिताली गायकवाड़ की बातों से सरला प्रभावित नहीं हुई, तो अंततः उन्होंने अपना संबंध विच्छेद कर लिया। मिताली गायकवाड़ से सरला भी चाहती थी छुटकारा पाना। दोनों के बीच गाढ़ी दोस्ती शीत युद्ध में तब्दील हो चुकी थी। मर्दों के विरुद्ध लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के बाद भी आंखें बंद रखने वाली महिलाओं के दिल के किसी कोने में शंकाएं आखिर घर कर ही जाती है। किसी की दूसरे से क्या दुश्मनी हो सकती है? गायकवाड़ जी की पत्नी को उससे लेना ही क्या था? न तो वह उसकी कोई रिश्तेदार है और न ही प्रतियोगी। लगभग तमाम मामलों में वे सरला से 20 ही थी। उनकी शिकायतों के पीछे कोई बड़ी वजह तो होगी ही। गायकवाड़ जी की पत्नी से निलय के विरुद्ध लगातार मिल रही शिकायतों पर सरला गंभीर हो गई। क्यों निलय उससे दूर रहना चाहता है? न तो पत्नी के प्रति कोई वफादारी और न ही बच्चों के प्रति ही विशेष जवाबदेही। काम के लिए घर से अल सुबह निकलना और देर रात को लौटना सरला की शंका को और भी बल प्रदान कर रहा था। निलय कहीं किसी दूसरी औरत के संपर्क में तो नहीं? कौन है वह चुड़ैल जिसने उसके दाम्पत्य जीवन जहर घोल कर रखा है? निलय न तो एक पति की ही भूमिका निभा पा रहा और न ही एक पिता की। इतना वह अवश्य जानती थी कि समय पर दफ्तर जाना व समय पर वापस लौटना ही निलय की एकमात्र दिनचर्या है। काफी दिनों के बाद मिताली गायकवाड़ अचानक एक दिन सरला के दरवाजे पर खड़ी दिखी। सरला चौंक गई। अंदर ही अंदर उसे गुस्सा भी आया। अब क्या लेने आई है? मन ही मन वह भुनभुनाती भी जा रही थी। टोक टाक किए बिना पूर्व की भांति वह अपने कार्यों में लगी हुई थी। सरला के गुस्से से मिताली गायकवाड़ भली भांति परिचित थी। ऊपर से ही सही मुस्कुराते हुए उन्होंने सरला का हालचाल पूछा, बच्चों की पढ़ाई का ब्यौरा लिया, कई अन्य जानकारियों से रूबरू हुई। अभी अभी कॉलोनी में एक नए इंजीनियर साहब पधारे हैं। बड़े नेक दिल इंसान हैं। सीधे सरल लोगों के रहने से कॉलोनियों में एक सभ्यता देखने को मिलती है। पता नहीं कहां से आए हैं, किंतु कॉलोनी में उनके आने से बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मिताली गायकवाड़ लगातार बोले जा रही थी। किसी के आने न आने से उसका क्या लेना देना? प्रतिदिन लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते आते रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। इसमें नई कौन सी बात है? इशारे में ही सही उसने मिताली गायकवाड़ को हाँ में जवाब दिया। कैसी हैं आप इन दिनों, और क्या चल रहा है? बच्चे कैसे हैं? मिताली गायकवाड़ से सीधा प्रश्न किया सरला ने। ठीक हूँ, बच्चे भी अच्छे हैं। काफी दिन बीत गए थे, सोचा तुमसे भेंट करती चलूं। पति व बच्चों के बीच दिन भर पिसी रहती हूँ, फुर्सत ही कहाँ मिल पाती है।
काफी देर दोनों के बीच घर गृहस्थी अपने पराये की बातें होती रही। विचारों का आदान प्रदान हुआ। कुछ समय गुजारने के बाद मिताली गायकवाड़ वापस लौट चली अपने घर की ओर। अभी अभी एक नए इंजीनियर साहब के पहुंचने की खबर इधर काफी वायरल हो चुकी थी, जिसकी जानकारी मिताली गायकवाड़ से सरला को पूर्व में ही मिल चुकी थी। स्वभाव चाल चलन से कोई अच्छे खानदान का ही मालूम पड़ता था। वह कुशाग्र बुद्धि नए इंजीनियर साहब की दिनचर्या व उनके क्रियाकलाप सर्वोदय कॉलोनियों में निवासियों के मंथन का एक नया विषय बन चुका था। मजबूत कदकाठी, छरहरा बदन व स्वभाव से हंसमुख, कुछ ही दिनों में उन्होंने कॉलोनी वासियों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। यह दिगर बात थी कि अधिक दिन नहीं बीते थे उनके नौकरी में कदम रखे हुए। यह भी ज्ञात हुआ अभी तक अविवाहित ही हैं। परिवार वालों के बीच अक्सर किसी अनब्याहे मर्द को रहने की तवज्जो नहीं दी जाती, किंतु नए इंजीनियर साहब के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। बच्चों से उनका खास लगाव का ही परिणाम था कि तमाम परिवारों के बीच एक अलग पहचान वाले किरदार वे बन चुके थे। कॉलोनी के अन्य बच्चों की तरह ही सरला के दोनों बच्चे भी नए अंकल के काफी करीब पहुंच चुके थे। पापा रहे या न रहे, बच्चों को पड़ोस के अंकल का भरपूर प्यार प्राप्त था। पढ़ने लिखने से लेकर खेल कूद व अन्य जानकारियां बच्चे अंकल से प्रतिदिन प्राप्त किया करते। बच्चे खुश तो उनके माता पिता भी रहते हैं प्रसन्न। पड़ोस के अंकल सरला के बच्चों से काफी प्रभावित थे। अन्य बच्चों से अलग हटकर थे ये सरला के बच्चे। कॉलोनी में नए इंजीनियर के आगमन व बच्चों से उनकी दोस्ती की अद्यतन जानकारी से सरला ने अवगत कराया निलय को। निलय था कि इन सब बातों से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। कौन आता है और कौन जाता है, इस जानकारी की कोई दरकार भी नहीं थी। सरकारी नौकरी में नए लोग का आना, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल यूं ही चलता रहता है। कितने लोगों पर वह ध्यान दे। दुनिया जहां से अलग थलग व्यक्ति के लिए कोई नई पुरानी बात नहीं होती। सरला की बातों का कोई असर निलय पर नहीं दिखा। अंदर ही अंदर जल भून गई वह। वाह रे इंसान, जिसके लिए पूरी उम्र बलिदान कर चुकी हो वही गैर निकला। अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार यह गैर जिम्मेदाराना नहीं तो और क्या है। सरला काफी दुखी थी। पति के जीवन में झांकने, एक पत्नी के रूप में सही सलाह देने व अन्य दायित्वों के प्रति उसे खबरदार करने के सारे अधिकारों से वंचित पा रही थी। खुद को वह अब और कितने दिन एक पत्नी के अधिकार का इस्तेमाल किया हो। किसी ने देखा क्या? खुद की समझदारी व वफादारी का प्रयोग न करती तो अब तक महाभारत में तब्दील हो चुका होता उसका घर। बच्चों का पलवित जीवन दुश्वारियों से भर गया होता। माँ की चिंता से बच्चे काफी हद तक अवगत थे। अब पानी सर से ऊपर उठ चुका था। पति पत्नी के बीच रिश्तों की बुनियाद ने एक बड़े जंग का रूप लेना शुरू कर दिया। पत्नी व बच्चों से निलय की दूरियां इसी वजह से लगातार बढ़ती चली गई। बच्चों के सहारे ही गुजार लेगी वह अपना जीवन। एक पति के रूप में निलय ने अब तक उसे दिया ही क्या है। पैसे की बदौलत ही दुनिया खरीदी बेची जाती, पति पत्नी के रिश्ते बनाए बिगाड़े जाते, बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता तो और बात थी। साथ फेरे लेकर जीवन भर एक साथ रहने व पत्नी की सुरक्षा की कस्में खुद ब खुद दम तोड़ने पर आतुर दिखलाई पड़ रही थी। निलय व सरला के बीच पति पत्नी की मात्र औपचारिकताएं ही रह गई थी। शेष बाकी सब कुछ जमींदोज होता जा रहा था। स्वतः ही पड़ोस के अंकल की बड़ाई बच्चे खूब करते। बच्चों को कभी एलियन की कहानी सुनाते तो कभी अंतरिक्ष चंद्रमा पर फतह करने वाले वैज्ञानिकों की वीरता व साहस की गाथा से उन्हें वाकिफ कराते। रामायण महाभारत की ढेर सारी कहानियां उन्हें याद थी। बच्चों को बहलाने के प्रयास में कभी खुद ही बच्चों की तरह हो जाते। सरला अपना भावी जीवन काफी कष्टमय देख रही थी। एक औरत का संपूर्ण श्रृंगार उसका पति होता है। जब पति ही उससे मुख मोड़ ले तो फिर पैसे किस काम के।
पैसे कमाने की चाहत में इंसान इस कदर मस्त हो जाता है कि उसे यह भी ज्ञात नहीं होता कि जिसे वह घर समझने की भूल कर रहा, वास्तव में वह घर नरक में तब्दील हो जाता है। विवाहोपरांत सरला ने कई सुखद स्वप्न देखे थे। एक अच्छे पति की कल्पना का ऐसा हश्र होगा, उसे पता ही नहीं था। दिन ब दिन बढ़ती जा रही अपनी परेशानियों से किसे वह अवगत कराएगी। अंदर ही अंदर गम का घूंट पीकर सरला गुजार रही थी अपनी जिंदगी। माता पिता को कोसने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था शेष। बच्चों के मुख से प्रतिदिन पड़ोस वाले अंकल की बड़ाई सुनते सुनते सरला का बालपन चरम पर आ पहुंचा था। स्कूल से घर और फिर पड़ोस वाले अंकल के साथ मटर गश्ती बच्चों के लिए दिनचर्या बन चुकी थी। बच्चों के काफी अनुनय विनय का ही परिणाम था कि पड़ोस वाले अंकल सरला के घर आने जाने लगे थे। कुछ दिनों तक तो सरला उनकी मौजूदगी से झेपती रही, किंतु लगातार पड़ोस वाले अंकल के घर में दस्तक से जो दूरियां बनी हुई थी, सने सने घटती चली गई। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। कहते हैं, अपनों से ठोकर खाया हुआ आदमी जब टूट की कगार पर होता है, ऐसी परिस्थिति में गैरों का सहारा उसे अपना सा प्रतीत होने लगता है। नीलय से दूर जा चुकी सरला पड़ोस के नए इंजीनियर साहब के करीब आने से खुद को काफी तरोताजा महसूस कर रही थी। इधर पत्नी की तमाम गतिविधियों से अनभिज्ञ नीलय अपनी ही धुन में चला जा रहा था। कुछ एक दिनों से सरला के व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन से उसकी आंखें खुली। वह सावधान गया। उसे महसूस हो रहा था दफ्तर से घर पहुंचने के बाद की खातिरदारियों में कमी माजरा। पहले की तरह अब न तो सरला उसके करीब आती और न ही दिन भर की थकान के बाद पति के लिए एक पत्नी की जिम्मेदारियों को निभाती। यहाँ तक कि संवाद से भी उसने परहेज कर लिया था। चाय पानी खाना नाश्ता की बात ही जुदा थी। एक नई जिंदगी, एक नए सफर का आगाह कैसे हो सकता है, सरला इसी ख्वाब में खोई रहती। उसने तय कर लिया था बाकी की बची जिंदगी वह अपने सिद्धांतों पर बिताएगी। अब न तो उसे नीलय की चिंता रहती और न ही बच्चियों की। बच्चियां अपनी देखभाल कर सकने में खुद सक्षम हैं। मन ही मन यह सोचकर सरला बेफिक्र हुई जा रही थी। पड़ोस के नए इंजीनियर साहब सरला के मोह जाल में इस कदर फंस चुके थे कि सारी खुशियां सरला में ही निहित दिखलाई पड़ रही थी उन्हें। माँ बाप घर परिवार के दायित्वों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। जिस माता पिता ने काफी मशक्कतों के बाद उन्हें इस लायक बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, उन्हीं माता पिता के सपनों को वे चूर चूर कर देना चाहते थे। माँ बाप के इकलौते वारिस जो ठहरे, संभव है उनके उठाए जाने वाले इस कदम से कुछ दिनों संजिश की स्थिति बने, किंतु आखिर कब तक वे अपने पुत्र से दूर रहेंगे। बेटे के निर्णय को अंततः स्वीकार करना ही पड़ेगा उन्हें। रिंकी व पुष्पा को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी मम्मी गलत रास्तों की ओर कदम बढ़ा चुकी है। बच्चियां खबरदार हो चुकी थीं। माँ के बदलते व्यवहार का परिणाम वे जानती थी। पहले पिता के प्यार मोहब्बत से अलग थलग की थी, अब माँ से। पिता की आंखें तो खुल चुकी थी, माँ उनसे दूर जा रही थी। मर्द भटक जाए तो कोई नई बात नहीं, किंतु जिस औरत की दो दो संतानें जवानी की दहलीज पर कदम रख रही हो और वह खुद भटक जाए तो धरती पर इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। एक लंबे अंतराल के बाद घर आंगन में खुशियों ने दस्तक देना प्रारंभ किया था। इन खुशियों का वापस लौट जाना भविष्य के लिए सुखद नहीं था। दूर से दिखने वाली तमाम चीजें सुंदर व आकर्षक ही नहीं हुआ करती। आंखों का भ्रम इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकता है। बच्चियां चाहती थी दो अलग अलग विचारधाराएं फिर से एक शरीर, एक आत्मा में समा जाएं। उनके माता पिता का दाम्पत्य जीवन फिर से हरा भरा दिखने लगे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें भी अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। जीवन में वास्तविकताओं की समझ व सूझबूझ पैदा हो जाती है। भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क का ज्ञान विकसित हो जाता है। सुबह का भूला यदि शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।
अपनी उम्र से अधिक सोच व समझ रखने वाली बच्चियों के अनुनय विनय से निलय की वापसी हो चुकी थी, किंतु सरला अपने इरादे पर अब तक अटल थी। समय और ज्वार भट्टा किसी का इंतजार नहीं करता। जिस सरला के चाल चलन व व्यवहार से कॉलोनी वासी गर्व महसूस किया करते, सरला की नीयत में अचानक आए फर्क से वे भी कम विचलित नहीं थे। दूसरों को जीवन जीने के टिप्स सिखाने वाली सरला डूब चुकी थी धूप अंधेरे में। नए इंजीनियर साहब के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था उसे। कॉलोनी वासियों की नजर में सबसे बड़ी समस्या जवान हो रही उसकी दोनों बच्चियों को लेकर थी। बच्चियां गलत रास्ते को अख्तियार न कर ले, किसी से प्यार मोहब्बत गलत बात नहीं। इसकी आड़ में घर परिवार बच्चे बच्चियों का भविष्य अधर में लटक जाए, यह कहाँ का न्याय है? कौन उसके पक्ष और कौन विपक्ष की बातें कर रहा? इन सब बातों से सरला को कोई सरोकार नहीं। एक दुखद स्वप्न की तरह अपनी ही आंखों के सामने नीलय देख रहा था उजड़ता हुआ अपना घर परिवार। सगी माँ के प्यार से बिछड़ रही रिंकी व पुष्पा को वह काफी निराश हो चुका था। मानसिक तनाव असंतुलित होता जा रहा था। वह क्या करे क्या न करे कि उधेड़बुन में समय व्यतीत हुआ जा रहा था। होशियारपुर से अन्यंत्र उसके आवेदन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था। अचानक महुआ चौक खड़हरा के लिए स्थानांतरण का पत्र पाकर उसे ऐसा लगा मानो जिंदगी के सारे जंग पलक झपकते ही उसने जीत लिए हो। उसे विश्वास था स्थान परिवर्तन से सरला के व्यवहार में भी परिवर्तन होगा और वह लौट आएगी अपने पुराने वजूद में। नीलय ने निश्चित कर लिया था कि अब वह पैसे के पीछे भागेगा नहीं और न ही वह सरला से अलग थलग ही रहेगा। महुआ चौक खड़हरा नीलय के लिए बिल्कुल नया जगह था। यहाँ के लोग भी ये पूर्णतः अपरिचित कुछ महीनों तक अपना आशियाना बसाने में ही वक्त खर्च हो गया था। इसी दरमियान कई अलग अलग लोगों से उसकी निरंतर मुलाकात भी होती रही। हाय हेलो से कुछ एक के साथ घनिष्ठता भी बढ़ती गई। नीलय फिर से अपने पुराने रुतबे में लौट चुका था। विभाग में काम का वही बोझ और वक्त भी लगभग एक जैसा ही खर्च करना पड़ रहा था उसे। बेटियां पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने लगी। सरला में कोई फर्क किंतु देखने को नहीं मिल रहा था। वह पुराने ख्यालों में अभी भी खोई रहती। महेश सोलंकी के नाम से पहचाने जाने वाले नए इंजीनियर साहब अब काफी पुराने हो चुके थे। महेश के नाम से ही सरला के दिलो दिमाग में वे छाए थे। महेश की यादों में उसने खाना पीना भी कम कर दिया था। यही हाल लगभग इंजीनियर महेश सोलंकी का था। उन्हें इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि नीलय महुआ चौक खड़हरा में अपना डेरा डंडा जमा चुके हैं। होशियारपुर से महुआ चौक खड़हरा में स्थानांतरण के लिए उन्होंने भी विभाग में अर्जी डाल रखी थी। स्थानांतरण के लिए अर्जी तो मात्र एक बहाना था। किसी भी सूरत में उन्हें सरला तक पहुंचना था, जाने वह किस हाल में होगी। स्थानांतरण की अर्जी तो उनकी रद्द हो गई, तथापि वे महुआ चौक खरहरा की ओर प्रस्थान कर गए। लगातार कई कई दिनों तक महुआ चौक खरहरा की खाक छानने के बाद अंततः सरला उन्हें मिल ही गई। मुझे तन्हा छोड़कर यूं छुप जाना क्या तुम्हें अच्छा लगा? इतना भी नहीं सोचा तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आकर थम जाएगी? हमारे सपनों का क्या होगा? प्यार करने वाले किसी अंजाम की परवाह नहीं किया करते सरला। एक दूसरे से मोहब्बत कर हमने कोई गुड़े गुड़िए का खेल नहीं खेला है। मोहब्बत के नाम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन मृत आत्माओं को क्या जवाब देंगे, जिनके सपनों की उंगली थामे आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाने में सफल हो पाए हैं। क्यों नहीं कह देती नीलय से कि हमारा संबंध मात्र कुछ ही क्षणों तक सीमित रहने वाला नहीं। एक दूसरे के साथ जन्म जन्म तक जीने मरने की कस्में हमने खाई है। एक दूजे से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। महेश सोलंकी बाहुपास में सरला को चिपकाए मन के अंदर की भड़ास क्षण भर में ही निकाल देना चाहते थे। हाँ महेश, तुमने ठीक ही कहा।
एक दूसरे से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान भी यहाँ आ जाए तब भी हम अपने इरादे से हटेंगे नहीं। घूट घूट कर जीना भी कोई जीना है। छुप छुप कर जीने से अच्छा है मौत को गले लगा लेना। क्यों नहीं दुनिया समाज के सामने अपना सच प्रकट करते हुए हम दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं। दोनों ऐसे मिले मानो सदियों से वे दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए हों। जो भी करना हो शीघ्र करो महेश, समय बहुत कम है और खतरा काफी ज्यादा। निलय को हमारी मुलाकात की जानकारी हुई तो फिर एक नई मुसीबत आन पड़ेगी। वह जितना गंभीर व शांत है उतना ही खतरनाक भी। थोड़ी सी भी भनक लगी कि रास्ते से हमें हटाने की सारी हदें पार कर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरा मरा चेहरा उसे देखना पड़ेगा। कहकर सरला अचानक फफक फफक कर रो पड़ी। अरे पगली, हम ऐसा नहीं होने देंगे। साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई है। अंजाम जो भी होगा उसे भुगतने के लिए हम सहर्ष तैयार हैं। आपस में बातें करते करते दोनों एक अलग ही संसार में खो गए। अब और इंतजार सहा नहीं जाता। इधर महेश सोलंकी के होशियारपुर पहुंचने की खबर से निलय काफी पसोपेश में पड़ चुका था। समस्या के समाधान की दिशा में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। करे भी तो क्या। सरला अब उसके हाथ से निकल चुकी थी। रिंकी व पुष्पा अंदर से टूटती जा रही थी, तथापि आंसुओं के घूंट पी रहे पिता को दिलासा दे रही थी। पापा, पापा, अब क्या होगा? किसके सहारे हम अपनी तमाम उम्र जिएंगे? हम बहनों का क्या कसूर जो माँ हमें छोड़ने पर विवश दिख रही? रिंकी व पुष्पा की बातों से निलय का कलेजा फट चुका था। उसकी आत्मा के टुकड़े हो चुके थे। जीवन में सिर्फ व सिर्फ पैसे कमाने की चाहत ने उसकी जिंदगी को खामोशियों के गर्त में धकेल दिया था। पैसे कमाने की लत उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जीवन में कल्पना तक नहीं की थी उसने। पैसे कमाना हर इंसान की फितरत होती है। उसने इस ख्वाहिश को पाला तो क्या गुनाह किया। पूरी दुनिया पैसे के आगे ही तो घूमती भागती है। जिस किसी के पास जहां भी पैसे हैं, दुनिया की सारी खुशी उसे हासिल है। पैसों के विरुद्ध अपनी जिंदगी में नीला ने किसी को घर त्यागते हुए देखा तो वह थी सरला। नीलय माजरा समझ नहीं पा रहा था। अविवाहित अवस्था में सरला की जिंदगी के घटनाक्रमों को वह चाह रहा था खंगालना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे विवाह पूर्व भी उसके किसी और के साथ रिश्ते रहे हों। वह चाहता तो पत्नी की बेवफाई का माकूल दंड उसे दे सकता था, किंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह जानता था एक छोटी सी भी गलती उसके लिए कई बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। अंततः सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। हे ईश्वर, मेरी गलतियों का सजा इन बच्चियों को भुगतनी न पड़े, इनकी रक्षा करना। महेश सोलंकी व सरला की नई जिंदगी का साक्षी बना महुआ चौक खड़हरा पुरानी यादें, पुराने स्मरण, पुराने रिश्ते नाते विस्मृत करते हुए सरला ने महेश के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू किया था। अब महेश ही उसकी जिंदगी का शाहजहां और वह उसकी मुमताज महल थी। महुआ चौक खड़हरा के इतिहास में शायद ही इस किस्म का कोई मामला सामने आया हो, जहां पति व बच्चों से भरा पूरा परिवार छोड़ किसी महिला ने गैर मर्द को अपना हमसफर बनाया हो। सरला व महेश सोलंकी के विवाह की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जिसकी जैसी जुबान उसकी वैसी ही बातें। कोई निलय को दोषी ठहराता तो कोई सरला को। अधिकांश लोग दो दो बच्चियों की परवरिश पर हैरान परेशान दिख रहे थे। औरतें घर की इज्जत होती हैं, शिष्टाचार, सहनशीलता व आचार संहिता उनका परिधान होता है। कुछ महीनों तक निलय व बच्चियों की गुम हो चुकी नींदें सैने सैने पटरी पर वापस लौट आई। दो दो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके विवाह तक की चिंता से निलय परेशान दिख रहा था। समय गुजरता गया। निलय की दोनों बच्चियों ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वे विवाह के योग्य भी हो चुकी थी, किंतु उन्होंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया था।
पति पत्नी के रिश्तों में रखा ही क्या है। क्यों वे करे विवाह, अपनी आंखों के सामने ही उन्होंने देख लिया था। पति पत्नी के रिश्तों का हस्र, कोई किसी पर कैसे विश्वास करे। शादी के कई वर्षों बाद भी बाल बच्चेदार लोग जब पति पत्नी के रिश्तों के वास्तविक सच से अनभिज्ञ हो जाते हों तो फिर उनकी शादी का क्या भरोसा। बच्चियों की जिद के आगे निलय ने घुटने टेक दिए। वे जो चाहते हैं उन्हें करने देने में ही भलाई है। उनकी इच्छा का दमन करना नहीं चाहता था। वह जानता था उसकी दोनों बेटियां सौम्य, सुशिक्षित व सुसंस्कृत है। ऐसा कोई काम वे नहीं करेंगी जिससे समाज में उसका सर झुक जाए। बच्चियों की ओर से वह निश्चिंत हो चुका था। कुछ वर्षों तक महेश सोलंकी व सरला के दिन ऐसे बीते मानो उनके अलावा दुनिया में किसी और के लिए कुछ बचा ही न हो। पता ही नहीं चला जिंदगी में खुशियां पाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन खुशियों की खातिर सरला ने नीला से खुद को अलग कर रखा था, महेश सोलंकी दिल खोलकर उसकी भरपाई कर रहे थे। बड़े इत्मीनान से जीवन की बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। कोई गिला शिकवा नहीं था। महेश सोलंकी व सरला के कंजुगल लाइफ की सभी दाद देते। पति पत्नी के रिश्ते हो तो इस तरह एक कम उम्र युवक के साथ तिलस्मी प्रेम व वासना का मिजाज परवान पर था। महुआ चौक खरहरा से होशियारपुर तक यह बात आग की तरह फैल चुकी थी। महेश सोलंकी के माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य भी बेटे के इस निर्णय से बेहद संतुष्ट दिख रहे थे। अंकुरित पौधों के विकास के लिए एक बड़ा वक्त सामने पड़ा होता है। माता पिता व अभिभावकों की बुढ़ापे में क्या भूमिका। बच्चों के निर्णय पर मोहर लगाना ही इच्छा से अधिक उनकी मजबूरी हो जाती है। वे नाखुश रहे तब भी बच्चे जो चाहेंगे वही करेंगे। समय और ज्वार भट्टा किसी का इंतजार नहीं करता। बदलते वक्त की मानसिकता का कोई ठौर नहीं। कुछ महीनों से महेश सोलंकी इधर काफी उदास चल रहे थे। उन्हें बच्चे चाहिए थे और सरला बच्चे जनने में असमर्थ थी। कई चेकअप के बाद भी डॉक्टरों ने उन्हें निराश ही किया। खामोश घर में बेचैन थी दो आत्माएं। घर परिवार से लेकर आस पड़ोस के लोगों का ताना जारी था। किस किस को समझाए कि बच्चे जनने के काबिल वह नहीं रही। महेश सोलंकी हतप्रभ थे। माँ बाबूजी को कैसे समझाया जाए। पोते पोतियों के लिए उनकी आंखें बिछी थी। अब न तब बच्चे उनकी गोद में विश्राम लेंगे ही। डॉक्टरों की सलाह पर जो भी संभव था संज्ञान में लिया गया। कोलकाता से चेन्नई तक की सड़कें एक कर दी गई। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों तक को नहीं छोड़ा गया। लेकिन व्यर्थ, कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। निराश हताश महेश सोलंकी के लिए अपना किस्मत पर आंसू बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था शेष। इधर यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से सरला दिन व दिन कमजोर होती जा रही थी। कमजोरियों की वजह से उसने धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया था। दवा और दुआ के भरोसे चल रही थी उसकी जिंदगी। इधर महेश सोलंकी की जिंदगी में वीरानियों का सैलाब उमड़ चुका था। माँ बाबूजी को अब तक उन्होंने दिया ही क्या। सारी जिंदगी वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। बचपन से आज तक बाबूजी के विरुद्ध ही तो वे चलते रहे। और अब जब माँ बाबूजी के लिए पोते पोतियों से खेलने का समय आया तब भी इंजीनियर महेश सोलंकी अचानक फूट फूट कर रो पड़े। एक पक्षीय निर्णयों से चल रही जिंदगी का आशय उनकी समझ में आ चुका था। बड़े बुजुर्गों का अनादर करके सुखी जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। पर प्रेम करना कोई पाप है क्या। उन्मुक्त जीवन हर किसी की ख्वाहिशें होती है। फिर मुझे ही यह सजा क्यों। ईश्वर ने बच्चों से मुझे ही वंचित क्यों रखा। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है न कि मैंने एक विवाहित महिला से प्रेम किया, उससे शादी की, उसे अपना जीवन साथी बनाया तथा उसी के साथ जीने मरने की कस्में खाई। खुद से ही सवाल करता और खुद ही उसका उत्तर भी ढूंढता। किसी दूसरे के घर को आग के हवाले कर मनुष्य कब तक खुद चैन की नींद सो सकता है। कोई
दूसरों की अमानत को अपना बना लेना कहाँ तक जायज है महेश? तुम्हारी नजर में भले ही यह पाक साफ हो, किंतु उस इंसान पर क्या बीत रही होगी जिसकी पत्नी तुम्हारे आगोश में सुख की नींद फरमा रही। इन आरोपों से क्या तुम बच पाओगे? महेश सोलंकी की आत्मा धिक्कार रही थी उन्हें। इधर बिस्तर पर दर्द से कराह रही सरला पिछले जीवन की घटनाक्रम मात्र के स्मरण से व्याकुल हुई जा रही थी। जीवन में उसने जो निर्णय लिए थे उसका परिणाम इन दिनों उसे भुगतना पड़ रहा था। यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी जिसका दूरगामी प्रभाव न हो। इस गलती से उसकी दुनिया तो उजड़ ही चुकी थी, उसने निलय को भी खोखला बनाकर रख दिया था। ईश्वर की लीला भी अजीब है, कहीं धूप तो कहीं छाया, कहीं खुशी तो कहीं गम। पर अति महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान भी ऊपर वाले ने ही तय कर रखा है। विट्रेस की बीमारी से सरला दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। खाना पीना तो दूर की बात, उसने बोलना भी बंद कर दिया था। उसे यह ज्ञात हो चुका था कि अब और अधिक दिनों की मेहमान वह नहीं रहेगी। जीवन में जो पाप किए शायद उसका ही यही दंड है। प्रेमार्थ में सब कुछ समीप रहते हुए भी आदमी उससे कोसों दूर रहता है। महेश सोलंकी के स्वप्रिय लोग में विचरण करने वाली सरला औधे मुंह पड़ी थी। महेश सोलंकी के अलावा उसे देखने वाला कोई और मौजूद नहीं था। ऑफिस में लंबी छुट्टी का दरख्वास्त देकर पत्नी की सेवा में महेश सोलंकी अनवरत लगे रहे। पैसा तो पानी की तरह बह ही रहा था, शरीर में काम करने की शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। अकेला चना भान नहीं फोड़ता। कई कई दिनों तक बिना झपकी लिए पत्नी की देख रेख करते करते महेश सोलंकी भी काफी थक चुके थे। कुछ दिनों तक आराम नहीं मिला तो वे भी गिर पड़ेंगे, फिर क्या होगा? मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सरला। भगवान इतने निठुर भी नहीं है कि वे हमारी भावनाओं को अनदेखा कर दे। अंदर ही अंदर महेश सोलंकी रोए जा रहे थे। सरला थी कि उनकी बातों का कोई असर उसे नहीं हो रहा था। इशारे में उसने अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। कई वर्ष पूर्व बेटियों व पति निलय से संबंध विच्छेद कर चुकी सरला दरख्वास्त कर रही थी सबसे इकट्ठे क्षमा याचना की। मौत से पहले देख लेना चाहती थी जवान हो चुकी अपनी बेटियों रिंकी व पुष्पा को। चूम लेना चाहती थी उन्हें। वह चाहती थी बेटियों की मौजूदगी में ही चैन की नींद सोना। जीवन में गिले शिकवे के अस्थायी समाधान का यह माकूल समय था। सरला की इस इच्छा से महेश सोलंकी स्तब्ध थे। जिन बेटियों से उनकी माँ को दूर रखा, जिस पति से उसकी पत्नी छीन ली जाए, क्या संभव है उन्हें आमंत्रित करना? क्या वे मेरा मुंह भी देखना पसंद करेंगे? खुद के सामने मुझे देखकर उनका हृदय कठोर नहीं हो जाएगा? पुराने जख्म को कुरेदने का हस्र उन्हें भुगतना नहीं पड़ेगा? जिन बच्चियों के साथ अधिकांश समय उन्होंने उनकी खुशी के लिए बिताए थे, उन बच्चियों की नजर से वे गिर नहीं जाएंगे? मेरे विरुद्ध उनके मन की घृणा का बोझ क्या मैं सहन कर पाऊंगा? महेश सोलंकी अपने ही अनगिनत सवालों से घिरते जा रहे थे। जो भी हो, जीवन के अंतिम क्षणों में पत्नी की इच्छा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सरला के लिए संकटों का पहाड़ भी उठाने से वे हिचकेंगे नहीं। अब क्या लेने आए हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर कदम रखने की? सब कुछ लूट लेने के बाद भी चैन नहीं मिला। चाहता तो दोनों यह लीला उसी वक्त समाप्त करवा देता जब तुम दोनों एक दूसरे से आलिंगन बंध थे। न रहता बांस और न बजती बांसुरी, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। किसी के घर उजाड़ने से तुम्हें क्या मिला महेश सोलंकी? वासना के वशीभूत हो एक नासमझ महिला से तूने केवल जिस्म का रिश्ता बनाया था। मौत के मुंह में जाने से पहले हर किसी को अपने किए का पश्चाताप होता है। वह भी वही कर रही जो परिपाटी सदियों से चली आ रही है। आंखों में अंगारे लिए निलय टूट पड़ा था। शब्दों की तलवार लिए महेश सोलंकी पर आंखें नीचे की ओर याचक भाव से खड़े महेश सोलंकी अपनी ही की गई गलतियों से जार जार हो रहे थे।
ठीक ही कहा। किसी की दुनिया जहां उजाड़ने से पहले इतना अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसका परिणाम कितना फलदायक है। किंतु इन सब बातों के सोचने का वक्त अब कहाँ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय गंवाए बिना सरला की तमाम इच्छाओं से निलय को उन्होंने अवगत करा दिया। बिना मर्द की इजाजत के घर की दहलीज से जो औरत बाहर कदम रख ले, उसका अंतिम संस्कार कर देना ही श्रेयस्कर होता है। मैंने भी ऐसा ही किया है महेश। सोलंकी, सरला उसी वक्त मेरे लिए मर चुकी थी जब उसने अपने इरादे बदले थे। किंतु किंतु क्या? मौत की दहलीज पर खड़ी सरला बार बार रिंकी व पुष्पा का ही नाम ले रही है। वह चाहती है जल्द से जल्द बच्चियों से उसकी मुलाकात हो। महेश सोलंकी की जुबा लड़खड़ा रही थी। आंसुओं को छिपाने की लाख कोशिशों के बावजूद वे ढरक रहे थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में सरला की उपरोक्त इच्छाओं से निलय व उनकी दोनों बेटियों की बेचैनियां बढ़ने लगी। अंदर ही अंदर मिलने की इच्छा जहां एक ओर बलवती होती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पुरुष प्रधान समाज का अहम निलय को सरला से मिलने से रोक रहा था। क्षण भर भी देर किए बिना पापा हमें वहां चलना होगा। उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। माँ की ममता होती ही ऐसी है। मनुष्य कहीं भी क्यों न हो, अचानक में घटी घटनाओं का एहसास उसे हो ही जाता है। बच्चियों के आगे निलय नतमस्तक था। वह जानता था अपनी जीत पर अड़ा रहा तो बची हुई खुशियां भी उसके हिस्से से बेदखल हो जाएंगी। आनंद फानन में सभी चल पड़े सरला के करीब। अचेत अवस्था में पड़ी सरला निहार रही थी एकटक शून्य को। शरीर शिथिल पड़ चुका था। समय का चक्र देखिए। सुडौल शरीर, सुंदर चेहरा व पूरी काया में गंभीरता का पर्दा ओढ़े जो सरला पहचान की मुहताज नहीं हुआ करती थी। कोसों दूर जा चुकी थी आज वह अपनी पहचान से। रिंकी, पुष्पा व निलय को सामने देख उसकी आंखें भर आई। सैकड़ों बीमारियों के एक साथ आक्रमण घायल झुर्रियों सी काया लिए उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरी कठिनाई के साथ सुन पाने वाली आवाज में वह कहे जा रही थी, बहुत कष्ट दिया ना तुम सबको। एक माँ की ममता से तुम बच्चियों को बेदखल करने की गुस्ताखी की। अपनी जीत के हवन कुंड में झोंक दिया तुम्हारे अरमानों को, एक पति के सपने को, घर परिवार की आकांक्षाओं को। लेकिन करती भी क्या? मैं विवश थी, अपने अहंकार क्रोध पर काबू न पा सकी। दो दो पतियों की एक साथ उपस्थिति से सरला महसूस कर रही थी अपने जीवन में एक बड़ी शांति। बच्चियां माँ की हालत पर काफी दुखी व हैरान परेशान थी। वे चाह रही थी जल्द से जल्द वे स्वस्थ हो जाएं, ताकि पुराने दिनों की तरह उनकी आंचल में छिप कर वे लुका छिपी खेल सके। किंतु अब कोई फायदा होने वाला नहीं था। डॉक्टरों ने उसकी मौत का फरमान जारी कर रखा था। दोनों पतियों निलय व महेश की हाथ थामे सरला सौंप रही थी उन्हें अपनी बच्चियों के भावी जीवन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। बच्चियों को खुद को अनाथ न समझे, दो दो पिता का प्यार उन्हें मिले। बच्चियों की परवरिश का सारा दामोदर अब सिर्फ निलय के हिस्से नहीं था। महेश बराबर के साझीदार बन चुके थे। कुछ देर तक वातावरण शांत व खामोश रहा। अचानक हल्की चित्कार सुनाई पड़ी। निलय, महेश और सरला लुढ़क गई। आनंद व अवसान के बीच लुका छिपी खेल में शामिल रही सरला छोड़कर जा चुकी थी अपना सब कुछ। पहाड़ सी पीड़ा लिए स्तब्ध थे निलय व महेश। आपसी घृणा, विद्वेष व तिरस्कार की सारी सीमाओं को त्याग कर एक दूसरे से लिपट कर दोनों ऐसे रो पड़े, प्रतीत होता था मानो अलग अलग विचारधाराओं, मान्यताओं व परंपराओं की वाहक प्रतीक्षारत आत्माओं को उनकी मंजिल प्राप्त हो गई हो। किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। रिंकी व पुष्पा खुद को ठगी ठगी सी महसूस कर रही थी। जब प्रेम और ममता की छांव में विश्राम करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और उनकी बाहें उन्हें प्राप्त करने को आतुर हुई कि तभी कल्पनाओं का
पटाक्षेप हो गया। पीछे छूट चुकी थी हंसी खुशी जीवन जीने की सारी संभावनाएं, सारे लक्ष्य। जीवित अवस्था में न सही, जीवन के अंतिम क्षणों में ही माँ के कहे दो शब्द उनके भविष्य के लिए कभी न मिटने वाले शब्द बनकर रह गए। दो दिशाओं, दो ध्रुवों, दो किनारों, दो बेसहारों की एक परिधि में लाकर खड़ा करने तथा दोनों के भविष्य के निर्णय की पथागामिनी बन चुकी थी सरला। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बीच समय असमय जीवन में उसने जो निर्णय लिए थे, पश्चाताप की असह्य पीड़ा के बीच वह महसूस कर रही थी उन निर्णयों के आलोक में प्राप्त हो रहे परिणामों को। वह चाह रही थी मरने के बाद भी उसकी की गई गलतियों के विरुद्ध आत्मा को छलनी करने वाली टिप्पणियों से वह मरहूम रहे, आजाद रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।